बहुत बहुत धन्यवाद। एम मुकुंदन जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार व्यक्त किए। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से मैथिली रचनाकार श्री गुंजन श्री से आग्रह करता हूं कि वे आए और वर्तमान सभ्यता और मेरी रचनात्मकता विषय पर अपनी बात रखें। गुंजन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कर दूंगा। नमस्कार। आइ काल्हि हमर परिचय में कहल जाए आइ काल्हि हमरा परिचय में कहल जाय छै जे हम नोएडा से छी, दिल्ली से छी। हमरा भाषा में एकटा कवि भेल छथिन नंद जी, वो कहै छथि जे हम मिथिले के जल से भरब गगरी। हमरा कहबा में लगभग 22टा देश हमरा यूनाइटेड नेशन के तरफ से जाके मौका भेटल रहे आई से लगभग 3-4 साल पहले। तो सब ठाम हम अपन परिचय में यह कहबा रेफर करैत रही जे आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ माता सीता। तो हम वही ठाम से छी, सीता के धरती से छी, मिथिला से छी। पिताजी हम सब जहन नेना रही तो पिताजी कहते रहथिन जे टॉप करवा के अगर हुआ जीवन में, मने अगर अहाँ के इच्छा है जे हम टॉप करी तो अगर 100 मार्क के परीक्षा है तो 150 मार्क के तैयारी करक चाहिए तो अहाँ टॉप कर जाए। अगर फर्स्ट डिवीजन करवा के वो 70 नंबर पर हुई है तो 100 मार्क के तैयारी करक चाहिए। 27 मिनट के हमर भाषण के 5-6 मिनट में हमरा कहवा के ये हमरा लेल एकटा दुरूह कार्य आ सेहो एन मौका पर एखन जहन हम बैसल रही तो हमर मित्र कहलन जे अहाँ 5-6 मिनट बाजी। समय के कनि ध्यान रखना हमरा लेल जरूरी है, मुदा इहो जरूरी है जे हम जे कह चाहे छी से कही। हम दूटा गप कह चाहे छी मुख्य रूप से अपन लगभग 2700 वर्ड के भाषण में। दूटा गप मेन ये पहले हम ही कहब चाहब जे हम सब वर्तमान सभ्यता पर गप करे छी। वर्तमान सभ्यता एकटा और बात बीच में कहे जे परिषद के दिश से हमरा ईमेल गेल रहे ते में हमरा कहल गेल रहे जे अहाँ कृपया हिंदी में बाजी, क्या हमर ऑडियंस हिंदी के रहत तो हम हिंदी में अहाँ के कहे छी गप सब। दो चीज़ें मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ। इस टॉपिक में है वर्तमान सभ्यता और रचनात्मकता। तो पहली चीज़ है सभ्यता। जाहिर सी बात है ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं सभ्य जो शब्द है हमारे समाज में वहाँ से आई होगी। सभ्य होने के एक प्रोसेस को हम लोग सभ्यता कहते हैं, लेकिन हम तो शब्दों में कह देते हैं कि ये सभ्यता है। वर्तमान सभ्यता या जितने भी प्रसिद्ध इतिहासकारों ने लगभग 16 सभ्यताओं का नाम लिया है, जिसमें कुछ अभी हैं कुछ नहीं हैं, कुछ काल कवलित हो गई, वो इस लेख में है। मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि हम लोग सभ्य होने की जो एक प्रोसेस है सभ्यता, उस पर बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इस सभ्य समाज में भी, या इसको और ऐसे कहें कि सो कॉल्ड हमारा जो सभ्य समाज है, इसमें समय समय पे हमारे भीतर का जो असभ्य है, जिसे हम असभ्य कहते हैं जनरली, वो क्यों बाहर आता है? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो फिर कौन सी सभ्यता वर्तमान में मुझे लगता है कि किस प्रकार की सभ्यता है? हालांकि मैं इस मंच पे सबसे छोटा हूँ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ अपने सारे सीनियर्स से, क्या हक है हमें अपनी सभ्यताओं पे बात करने का? जब अभी अभी मुकुंदन जी ने कहा कि एक बच्चा जो सिर्फ उसकी गलती बस ये थी कि उसे भूख लग गई थी और उसने कुछ चुरा के खाने की कोशिश की और उसको इतना पीटा गया कि वो मर गए। 2017 में मेरी एक किताब आई थी तरहथी पे समय, उसमें एक कविता है। ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें खाने के लिए ही पेड़ में लटका के उसको इतना मारा गया कर्नाटक में कि वो बच्चा मृतप्राय हो गया। देश काल और पात्र के नाम से वो मेरी किताब में संग्रहित है। तो सभ्यता पे ये बात है। रचनात्मकता पे मैं थोड़ी सी कहना चाहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं
हम लेखकों को सभ्यता पे व्याख्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें रचनात्मकता पे काम करना चाहिए और उस पर ही बात करनी चाहिए। कई शोध पत्र ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आदमी या मनुष्य जो पैदा होता है वो बाय बॉर्न क्रिएटिव होता है, गैर रचनात्मक चीज़ें जो हैं वो मनुष्य सीखता है ज़बरदस्ती। जैसे कि आप कोई ऐसा बच्चा हो जिसे साहित्य पढ़ने में मज़ा आता हो और उसे ज़बरदस्ती ठोक पीट के इंजीनियर बना दिया गया हो, जैसे कि मैं। आप सोचें कि मेरे जीवन में केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन का क्या महत्व है, मुझे इससे क्या लेना देना है कि कौन सी एलिमेंट किसके साथ मिलेगा तो वो कौन सा नया एलिमेंट बनेगा, इससे मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो इससे लेना देना है कि हमारे भाषा में या हमारे भारतीय भाषाओं में लेखकों ने क्या कहा, उनकी बात क्या है। क्या नागार्जुन ने जो कहा, यात्री जी जो मैथिली के लेखक थे, उन्होंने जो कहा, मैं उस चीज़ को कम से कम, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर पिता की संपत्ति आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसे घटाइए नहीं। तो हमारे पुरखों ने, लेखकों ने जो संपत्ति हमें दी है, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मैं उस संपत्ति को कम से कम उतना रख रहा हूँ जितना वो छोड़ के गए थे। तो मैं देखता हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में एक ही जगह पे घूमता हुआ इंटेलिजेंस ये दिखता है कि हम बातें करते हैं कि हमारी रचनात्मकता को क्या हुआ और हमारी सभ्यता को क्या हुआ, लेकिन असल में आप सोचिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ है जिसको आपने बनाया हो। अभी आप जिस मोबाइल से मेरा भाषण रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपने नहीं बनाया है। आप जिस माइक्रोफोन पे मुझे सुन रहे हैं ये आपने नहीं बनाया है। आप इवन कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये भी आपने नहीं बनाया है। कुछ भी आपने नहीं बनाया है। भारत में मैन्युफैक्चर्ड नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा बच्चा किसी IIT, IIM इन सब जैसे संस्थानों में पढ़ के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इन सब में नौकरी करे। आदमी को आदमी रहने देंगे तब उसमें एक रचनात्मकता का विकास होगा, या जो है वो बचा रहेगा। हम आदमी को मशीन बनाते हैं। हमारे यहाँ सबसे सभ्य घर में सबसे सभ्य बच्चा वो होता है जो अपने माता पिता के सारे आज्ञाओं का पालन करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके घर का कोई बच्चा ये कहे कि मुझे यात्री बनना है, यात्री मतलब नागार्जुन नहीं मैं कह रहा हूँ, ट्रैवलर होना है। राहुल सांकृत्यायन ट्रैवलर थे, उनकी कई किताबें इसमें हैं। आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप किसी भी कीमत पे उसे ट्रैवलर बनने नहीं देंगे। आप हर एक युक्ति अपनाएंगे कि इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, IAS हो जाए, APS हो जाए। ऐसे माहौल में आप इंजीनियर बना सकते हैं, एक क्रिएटिव आदमी नहीं बना सकते हैं। इस समाज में जब तक क्रिएटिव आदमी न खड़ा हो, आप देखिए अभी कई न्यूज़ आती हैं कि वो भवन गिर गया, वो पुल गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि आपने मशीन बनाई है, एक क्रिएटिव आदमी नहीं बनाया। एक क्रिएटिव आदमी उस सोच के पीछे नहीं रहा। आप कई ऐसे भवन देखते होंगे जो 100 साल से हैं, 100 साल से है, वो नहीं गिरा है क्योंकि उसके पीछे कोई न क्रिएटिव आदमी था। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे जहन में पिछले लगभग 20-22 दिन पहले जब मुझे ईमेल आया था कि आपको इस चीज़ पे बोलना है, तो बहुत सारे सवाल आए। मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको दे सकता हूँ, एक अच्छे भाषाओं में बांध के, एक शब्द जाल में आपको उलझा के मैं बता सकता हूँ। मैं पैसे बोल के भी कमाता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन भी है, लेकिन मैं ये सारे सवाल आप पे छोड़ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे सैकड़ों लोग जो भी अपने घर जाएंगे और आज के 10 सालों के बाद भी मेरे इस सवाल का जवाब उनके घर का कोई बच्चा ढूंढ ले, या वो अपने बच्चों को इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएं या वो दे पाएँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा 20-22 दिन का मेहनत सफल हो पाएगा। जाते जाते मैं एक जो रिसर्च है उसका डेटा कुछ आपके पास छोड़ जाता हूँ। मेरा जो प्रोफेशन रहा है IT में, तो डेटा से रिलेशन रहा है मेरा ढेर सारा। आपने नाम सुना होगा जॉर्ज लैंड का, अगर नहीं भी सुना होगा तो गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 1968 में जॉर्ज लैंड एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनको जनरल सिस्टम साइंटिस्ट कहा जाता था। उन्होंने एक रिसर्च किया था, और उनके रिसर्च का मतलब उद्देश्य ये था कि नासा के लिए अच्छे इंजीनियर्स पैदा करना। ऐसा बचपन से ही उस बच्चे को अच्छे गाइडेंस में रखना, मतलब उसके क्रिएटिविटी लेवल को, उसके इंटेलिजेंस लेवल को वो उन्होंने एक रिसर्च के जरिए नापना चाहा, और उसमें से जो
बच्चे रिफाइंड होके आते हैं, जो सेलेक्ट होके आते हैं, उसको नासा के लिए वो तैयार करते हैं। उन्होंने एक ऐसा 1968 में एक रिसर्च किया था। आपको बहुत, मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ क्यों, इसका जो रिजल्ट आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 5 साल के बच्चों में 98% थी क्रिएटिविटी लेवल। इन्हीं बच्चों को जब 10 साल की उम्र में इन पर ये फिर से एक बार परीक्षण किया गया तो ये 98% 30% हो गया था 10 साल की उम्र के बच्चों पे। फिर 15 साल की उम्र में इन्हीं बच्चों पे जब ये परीक्षण किया गया तो वो घट के 12% पे थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब 2,80,000 वयस्कों पे इसका परीक्षण किया गया, या इनके परीक्षण का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस किया गया, तो उनमें रचनात्मकता सिर्फ 2% थी। मैं ये पूछता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इस रिसर्च के माध्यम से क्लियर है, और जो क्लियर नहीं है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्लियर करना, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं अगर तैयारी करके आता हूँ बोलने, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि तैयारी करके उसको सुने और बाद में इसको इस पे रिसर्च पे जाएं। आप सोचिए कि 2,80,000 वयस्कों में सिर्फ 2% की रचनात्मकता ही क्यों बची? आप जिम्मेवारी इसकी समझते हो या ना समझते हो, मुझे लगता है आप समझते होंगे। बंगाल की जनता को मैं जानता हूँ, समझती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये सोचिए कि 2,80,000 को, आप ये कहें आज के डेट में कि आज के ज़माने के जो वयस्क हैं उनमें क्रिएटिविटी लेवल सिर्फ और सिर्फ 2% ही क्यों है? कौन है इसका जिम्मेवार? मुझे लगता है कि मैं भी हूँ। आपको क्या लगता है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। परिषद का आभार कि उसने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शोधपरक वक्तव्य के लिए कुंजन श्री जी को। अब मैं हमारे बीच महाराष्ट्र औरंगाबाद से आए हैं श्री संदीप शिवाजी राव जगदाले, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आएं और अपनी बात रखें। शिवाजी। सभी को मेरा नमस्कार। मैंने वक्तव्य लिखा है लेकिन मैं वो पूरा नहीं पढ़ूंगा। समय को नज़र रखते हुए उसके सिर्फ आखिरी का 1.5 पन्ना मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद मेरे जो मराठी कविताएं हैं उनके 2 कविताओं के अनुवाद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भारतीय भाषा परिषद के प्रति आभार प्रकट करना मैं मेरा सुखद दायित्व समझता हूँ। यह सम्मान मेरे लिए हर्ष की बात है। इससे भी अधिक आनंद मुझे इस बात पर है कि यह सम्मान एक मराठी रचनाकार को दिया जा रहा है। मेरी किसानी जड़ों ने मुझे शब्द दिए हैं जिन्हें की तमीज सिखाई है। इसी किसानी सभ्यता तथा मैं एक विस्थापित किसान का भी बेटा हूँ। मेरे गांव पैठन के नजदीक गोदावरी पर 107 गांवों को डुबोकर जो बांध बनाया गया था, उस बांध में मेरा भी एक गांव था। तो इन विस्थापित किसानों के प्रतिनिधि के रूप में भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इनके प्रतिनिधि के रूप में यह पुरस्कार स्वीकार करता हूँ। मैंने अब तक वर्तमान सभ्यता हमारी रचनात्मकता की जमीन है। हमारे समय में जो घटनाएं घट रही है, जो विचारधाराएं प्रभावी है, लोगों का जो आचरण है, इनके सम्मिलित प्रभाव से रचना का जन्म होता है। हम अपने वर्तमान से खुश नहीं है। हमारी दुनिया कैसी है और कैसी होनी चाहिए, इसके बीच के अंतर को नापने का काम रचनात्मकता करती है। हमारा समाज असमंजस के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी के सामने अनगिनत सवाल है और सिस्टम उसे मूल सवाल से गुमराह कर रहा है। सिस्टम द्वारा दूसरे ही आभासी सवाल सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो कि उसके नहीं है। फिर भी वह अनजाने में इन आभासी सवालों पर सोचने के लिए बाध्य है। इस कारण उसके अंदर उद्विग्नता पैदा हो गई है। निराशा और पराभव की भावना उसकी हर सांस और धड़कन से प्रकट होती है। ऐसे समय में एक अच्छा कलाकार आम आदमी के सीने से कान लगाकर धड़कन को सुनता है, इस धड़कन के मर्म को समझता है और अपनी रचना के माध्यम से उस आदमी की आवाज बनता है। विस्थापन, कृषि विरोधी नीति, क्षेत्रीय भाषाओं पर अंग्रेजी का अतिक्रमण, ऐसी अनेक चुनौतियां वर्तमान सभ्यता ने रचनात्मकता के सामने खड़ी कर दी है।
अब हर चीज में राजनीति है और इस राजनीति में एक खास वर्ग का हित शामिल है। हमें इस राजनीति को समझना होगा और उसे रचनात्मकता के केंद्र में लाकर उजागर करना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम जिस मिट्टी से आए हैं उस मिट्टी को उत्कटता से अनुभव करें, उसे सीने से लगा कर रखें। यदि हमने किसान के नाखूनों में बसी हुई मिट्टी की खुशबू और उसका स्वाद चखा है, तभी हम आज की सभ्यता की रचना रच सकते हैं। किसी द्वीप पर बैठकर समाज से कटकर उस रचना का निर्माण नहीं हो सकता जो रचना सच्चे अर्थ में वर्तमान सभ्यता की आवाज बने। वर्तमान सभ्यता ने रचना के रूप और आशय पर असर डाला है। 1980 तक हम स्थितिशील समाज थे, लेकिन पूंजीवाद के आगमन के बाद तेजी से बदलाव होने शुरू हुए और हम गतिशील समाज में रूपांतरित हो गए। इन बदलाव का असर हमारी विचार प्रक्रिया, भाषा, जीवन मार्ग और दृष्टिकोण पर हुआ। रचनात्मकता पर भी इनका प्रभाव दिखता है। हमें समय के अनुसार कथन के नए तरीके और भाषा की खोज करने की जरूरत है। भक्ति काल के रचनाकारों के सामने भाषा का जो संघर्ष था, वही संघर्ष कुछ अलग रूप में हमारे सामने भी है। अंग्रेजी और हमारी मातृभाषाओं में संघर्ष की स्थिति है। अंग्रेजी का आक्रमण रचनात्मकता के लिए एक चुनौती है। इस विपरीत स्थिति में हमें रचना के माध्यम से मातृभाषा की ताकत को तलाशना होगा। मातृभाषा की प्रयोग की नई संभावनाएं ढूंढनी होगी। हमारी मातृभाषाओं को अंग्रेजी के विरुद्ध डटकर खड़ा करना होगा। यह काम सिर्फ हमारी रचनात्मकता कर सकती है। वर्तमान सभ्यता में रचनात्मकता को कितना स्थान है? अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो हमें निराशा हाथ लगेगी। लोगों के दैनिक जीवन से कलाएं लुप्त हो रही है। समाज में रचनात्मकता के प्रति लगाव रखने वाले लोग अल्पसंख्यक है। ऐसे में हर रचनाकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। हमें समझना होगा कि जब तक रचनाएं बची रहेंगी, तब तक आम इंसान की आवाज बची रहेंगी। जब तक मनुष्य सुख दुख की भावना से ओतप्रोत है, तब तक सृजन की संभावना जीवित है। मराठी के श्रेष्ठ कवि संत तुकाराम, जिनके कुछ रचनाओं के बंगाली अनुवाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने और अंग्रेजी अनुवाद महात्मा गांधी ने किए थे। साथ ही गांधी जी ने संत तुकाराम की कविताओं के हिंदी अनुवाद की पुस्तक को प्रस्तावना भी लिखी थी और इस पुस्तक के आवरण के लिए संत तुकाराम का चित्र बनाने का काम स्वयं गांधी जी ने प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस को सौंपा था। तो संत तुकाराम एक जगह पर कहते हैं, बुडता है जन न देखवे डोळा, ये तो कळवळा म्हणूनी। अर्थात यह लोग पतन की ओर जा रहे हैं और मुझसे यह देखा नहीं जाता, इसलिए मैं चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि वर्तमान सभ्यता में रचनात्मकता का यही काम है। धन्यवाद। पूरा वक्तव्य अगर पढ़ता तो काफी ज्यादा समय जाता, इसलिए मैंने आखिरी का 1.5 पन्ना उसका पढ़ा है। धन्यवाद। इसके बाद मैं मेरी कविता, मराठी कविता 2 है, उनका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, जो हिंदी अनुवादक सुनीता डागा जी ने किया है। मुझे लगता है कि अनुवादक जो है वो दोनों भाषाओं के दरमियान पुल का काम करते हैं और उनका नाम लेना हमारा सभी का कर्तव्य है। कविता का नाम है मेरा गांव पानी में बसता है। कोई पूछे नहीं मुझसे मेरा पता, कोई पूछे नहीं मुझसे मेरा पता, नहीं बता पाऊंगा मैं किस ठोर था मेरा गांव, कहां से आया हूं मैं। कोई पूछे नहीं मुझसे मेरा पता, नहीं बता पाऊंगा मैं किस ठोर था मेरा गांव, कहां से आया हूं मैं। कितने रास्ते निकल चुके हैं इन कदमों के नीचे से। गांव खलिहानों तक हहारता आया था पानी, धड़ से ऊपर तक भरने लगा, घबराहट से भरकर भागने लगा मैं। गांव खलिहानों तक हहारता आया था पानी, धड़ से ऊपर तक भरने लगा, घबराहट से भरकर भागने लगा मैं। जिस तीस से पूछता रहा, आखिर मुझे ही किस लिए भगाया गया, आखिर मुझे ही किस लिए भगाया गया। कहाँ है मेरा गांव, कहाँ है मेरा गांव, इस जगह पर कैसे बसाना होगा अपना घर बार, इस जगह पर कैसे बसाना होगा अपना घर बार। हड़तोड़ मेहनत कर खपता रहा, हड़तोड़ मेहनत कर खपता रहा, पत्थरों को बांध तक घिस लाया, नहर खोदे पोखर खोदे, मेरे घर द्वार से गुजरा हुआ पानी औरों की फसलों को पिलाता रहा। लेकिन किसी ने पैर धरने तक की नहीं दी जगह, लेकिन किसी ने पैर धरने तक की नहीं दी जगह। कई मोड़ों से पड़ावों से गुजरकर अनवरत चलता रहा, कई मोड़ों से पड़ावों से गुजरकर अनवरत चलता रहा। किसी मिट्टी ने नहीं लगाया कलेजे से,
किसी मिट्टी ने नहीं लगाया, कलेजे से गहरा बिराना बनकर रह गया। इस पानी में बसे हुए हैं केकड़े, इस पानी में बसे हुए हैं केकड़े, मछलियां, मगरमच्छ, कछुए और मेरा गांव भी। इस पानी में बसे हुए हैं केकड़े, मछलियां, मगरमच्छ, कछुए और मेरा गांव भी। डरा सहमा सा रहता हूँ, डरा सहमा रहता हूँ। कोई पूछ ना बैठे मुझसे मेरा पता, कोई पूछ ना बैठे मुझसे मेरा पता। एक आखिरी कविता पढ़ता हूँ। नदी ने खूंट डाल दिया है मेरे पैरों में, गांव को डुबोकर आगे निकलती नदी पहुंच चुकी है इस गांव में भी। मेरे गांव को डुबोकर आगे निकलती नदी पहुंच चुकी है इस गांव में भी। यह गांव जो जाना जाता है सातवाहन, चक्रधर, एकनाथ और ईंट भट्टियों के लिए। मेरे गांव को डुबोकर आगे निकलती नदी पहुंच चुकी है इस गांव में भी। यह गांव जो जाना जाता है सातवाहन, चक्रधर, एकनाथ और ईंट भट्टियों के लिए। मैं गोदावरी के तट पर का एक गांव छोड़कर आ बैठा हूं उसी के तट पर बसे हुए इस गांव में। मैं गोदावरी के तट पर का एक गांव छोड़कर आ बैठा हूं उसी के तट पर बसे हुए इस गांव में। बरसों से चल रहा हूं इसके प्राचीन रास्तों पर से, बरसों से चल रहा हूं इसके प्राचीन रास्तों पर से, लेकिन यह पराई माटी मेरे तलुओं से लिपटती नहीं है, लेकिन यह पराई माटी मेरे तलुओं से लिपटती नहीं है। किसी श्रद्धालु के पात्र में डाली हुई गिन्नी को हजम कर लिया जाए, इस तरह लील लिया गोदावरी ने मेरे गांव को। किसी श्रद्धालु के पात्र में डाली हुई गिन्नी को हजम कर लिया जाए, इस तरह लील लिया गोदावरी ने मेरे गांव को। फिर मैंने कितने हाथ पांव मारे कि जहां हूं वहीं पर तर जाऊं, फिर मैंने कितने हाथ पांव मारे कि जहां हूं वहीं पर तर जाऊं। जो सामने आया उसे अपनाता गया, जो सामने आया उसे अपनाता गया। सभी जड़ों को भूल चुका सा मैं निसंग होकर बसर करता रहा, सभी जड़ों को भूल चुका सा मैं निसंग होकर बसर करता रहा। छील छील कर घिस गए तने पेड़ का तब्दील, छील छील कर घिसे गए तने का पेड़ तब्दील हो जाता है धीरे धीरे ठूट में। छील छील कर घिसे गए तने का पेड़ तब्दील होता जाता है धीरे धीरे ठूट में। उसी तरह मुर्दार होता गया मैं। पर कहां संभव हुआ रक्त में भिन चुकी जड़ों को पूरी तरह से उखड़कर फेंकना, पर कहां संभव हुआ रक्त में भिन चुकी जड़ों को पूरी तरह से उखाड़कर फेंकना। मैं ढूंढ रहा हूं शायद नदी में कहीं नजर आ जाए मेरे दादा परदादाओं की राख। मैं ढूंढ रहा हूं शायद नदी में कहीं नजर आ जाए मेरे दादा परदादाओं की राख। पानी का जो यह चढ़ा है मटमैला रंग, कहीं वह मेरी सैकड़ों पीढ़ियों की राख की वजह से तो नहीं है। कहीं पानी का जो यह चढ़ा है मटमैला रंग, कहीं वह मेरी सैकड़ों पीढ़ियों की राख की वजह से तो नहीं चढ़ा होगा। उन्होंने धोए होगे नदी में पसीने से तरबतर अपने शरीर, उन्होंने धोए होगे नदी में पसीने से तरबतर अपने शरीर। तब पानी में उतरी होगी उनकी घुटन, तब पानी में उतरी होगी उनकी घुटन। क्या वह अभी तक बची होगी इस पात्र में कहीं पर, क्या वह अभी तक बची होगी इस पात्र में कहीं पर। ऐसे कई अनसुलझे सवालों के झुंड उग आए हैं मेरे भीतर, ऐसे कई अनसुलझे सवालों के झुंड उग आए हैं मेरे भीतर। हमसे ही आखिर किस लिए निकाला बैर, ऐसा कहते हुए हजारों बार लताड़ा मैंने नदी को। हमसे ही आखिर किस लिए निकाला बैर, ऐसा कहते हुए हजारों बार लताड़ा मैंने नदी को। क्या नदी बैर पालती है मन में इंसान को लेकर, क्या नदी बैर पालती है मन में इंसान को लेकर। नदी ने उम्र भर के लिए खूंटा डाल दिया है मेरे पैरों में, नदी ने उम्र भर के लिए खूंटा डाल दिया है मेरे पैरों में। अब हिलना संभव नहीं है यहाँ से, अब हिलना संभव नहीं है यहाँ से। मन बांध की मानिद एक ही जगह पर धसा हुआ है, मन बांध की मानिद एक ही जगह पर धसा हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल अपनी जड़ों की ओर अथाह प्रेम की कविताएं
और विस्थापन को वर्तमान सभ्यता के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं। अब मैं पंजाब से आए हुए हमारे बीच हैं श्री जसबीर भुल्लर जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आएँ और अपनी बातें रखें। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अदब वाले दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले आपकी पेशेंस को सलाम। मेरे बोलने में एक छोटा सा संकट भी है। मैं एक सोल्जर हूं, मेरा प्रोफेशन था। सोल्जर बहुत कुछ करता है लेकिन भाषण नहीं देता। फिर मैंने अपने लिए एक रास्ता ढूंढा कि मैं एक अंधा सा लेखक भी हूं, तो उस नाते मुझे कोई ना कोई बात कहनी चाहिए। सभी भाषाएं अपनी हैं, मैं किस भाषा में बात करूं? पहले सोचा पंजाबी का लेखक हूं, पंजाबी में बात करता हूं। फिर लगा मेरी बात शायद आप तक पहुंच नहीं पाएगी, तो देन आई स्विच ओवर टू हिंदी। सोल्जर होने के नाते जब मेरी सिखलाई शुरू हुई तो मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी ट्रेनिंग आदमी को मारने की थी, आदमी को कैसे मारा जा सकता है, क्या क्या तरीके, क्या क्या प्रकाशन, सारा कुछ। उन आदमियों के पास जरूर सपने होंगे। मुझे यह भी लगा कि वो आदमी मोहब्बत भी करते होंगे, शायद नफरत भी करते होंगे, लेकिन वो जैसे भी थे वो जीना चाहते थे। मैं परेशान होता था। फिर मैंने देखा कि हर सोल्जर वो किसी लड़ाई का पैरोकार नहीं है, वो शांति चाहता है और वो लड़ता इसलिए है कि शांति रख सके। मुझे साहिर लुधियानवी याद आता था, खुदाया बरतर तेरी जमी पर जमी की खातर ये जंग क्यों है। खुदाया बरतर तेरी जमी पर जमी की खातर ये जंग क्यों है। जमी भी तेरी, हम भी तेरे, ये मलकियत का सवाल क्या है। जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। फिर मैंने अपने आप को एक कारण दिया कि सरकारी हुक्म से बंदे मारने वाला कातिल नहीं होता। शुरू में लगता था कि फौज का साहित्य से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अब हैरान हूं कि उस फौज ने मुझे इतनी जरखेज मट्टी दी, इतना रॉ मटेरियल दिया कि आज भी मैं फौज के बारे में नावल लिख रहा हूं, कहानियां लिख रहा हूं। दुनिया को फौज ने कितना कुछ दिया है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय का नावल, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, शोलोकोव, ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड। कितनी लंबी लिस्ट है ये उन किताबों की। आदमी के पास बहुत बड़ा तोहफा है कुदरत का, क्रिएटिविटी। जानवरों के पास भी भाषा थी, शुरू से थी, मुड कदीम से। जब
ये हमारी सभ्यता शुरू हुई। आपने तो देखा होगा, मुर्गी कुड़ कुड़ करके अपने चूज़ों को बुलाती है कि मेरे पास दाने हैं, आके खा लो। वही मुर्गी अलग तरह से कुड़ कुड़ करके उनको बताती है कि आपके लिए खतरा है, छिप जाओ। आज सभ्यता के आज तक पहुंचने तक उनकी भाषा विकसित नहीं हुई, वो कुड़कुड़ तक सीमित रही है, जानवरों की भाषा विकसित नहीं हुई। लेकिन आदमी की भाषा विकसित हुई है, सभ्यता विकसित हुई है, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी थी, हमारे पास क्रिएटिविटी थी। साहित्य का संबंध कल्चर और क्रिएटिविटी के साथ बहुत गहरा है। जब मैंने होश संभाला तो मेरे चारों तरफ क्रिएटिविटी के बीज थे बिखरे हुए। मुझे नहीं पता था उन बीजों के बारे में, मैं नहीं पहचानता था, लेकिन मैंने वो बीज चुने, अनायास चुनता रहा। उस टाइम मुझे ये भी पता था कि वर्तमान साहित्य नहीं बनता, साहित्य बनता है वर्तमान के अतीत होने के बाद। हम आमतौर के ऊपर, हम सभी लेखक आमतौर के ऊपर हम यथार्थ की खोज करते हैं। यथार्थ बहुत भारी होता है, पत्थर की तरह, उसके उड़ने में कई बार मुश्किल पेश आती है। यथार्थ को कल्पना के पंख चाहिए उड़ने के लिए, वो तभी उड़ सकता है ऊंचा। अगर निरोल यथार्थ हो तो शायद ऊंचा नहीं भी उड़ पाए। मुझे माफ कर दें अगर मैं पंजाबी की तरह हिंदी बोल रहा हूं तो। थैंक यू। कल्पना की उस उड़ान की मैं बात करता हूं आपसे कि मेरे पिताजी काम से थके हारे घर आते थे, अपना खादी का कमीज उतार के खूंटी से लटका देते थे। वो, अगर आप कामगार हैं तो आपको पता होगा कि कपड़े से घिस के नाभि में रुई सी भर जाती है। मैं 4 साल का बच्चा था, मैं उनके नंगे पेट पे बैठ के खेलने लगता था, अपने हाथों से उनकी नाभि में से रुई निकालता था और उस रुई से मैं रजाई बनाने की कल्पना करता था। क्या 4 साल का बच्चा वो रजाई बना पाया? मुझे लगता है बना ली। मेरी कहानियां उस कल्पना का नतीजा है। एक अहम बात जो साहित्य के लिए मैं बहुत जरूरी मानता हूं, सहजता और मासूमियत। अपने बचपन से मिसाल दूंगा मैं उसकी। मेरी माँ सीने परोने का काम कर रही थी, आंगन में बैठी हुई। उसके पास धागे का एक गोला पड़ा हुआ था। धागे के उस गोले में एक गोल कागज, मोटे कागज का गोल टिक्का फंसा हुआ था। उस फैक्ट्री का नाम था, सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ, जिसने वो धागा बनाया था। 4 साल के उस बच्चे को लगा ये पैसा है, मैं खर्च सकता हूँ, इसे कुछ भी खरीद सकता हूँ। वो अपने छोटे छोटे, उसने गोले में से गत्ते का सिक्का निकाला, वो पैसा निकाला और छोटे छोटे पाँव से चल के गली के नुक्कड़ पे हलवाई की दुकान थी, वो उस दुकान पे पहुंच गया। उसने वो कागज का सिक्का हलवाई को दिया और गुलाब जामुन देने के लिए बोला। हलवाई ने एक बार उस सिक्के की ओर देखा, एक बार बच्चे की ओर, वो मुस्कुराया और उसने डोने में गुलाब जामुन रख के उस बच्चे को दे दिए।
उस टाइम मुझे लगा मैंने अपना पैसा खर्च किया और गुलाब जामुन खरीद लिया। उस टाइम मैं नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में मैं समझ पाया कि मासूमियत के सिक्के अगर कागज के भी हों तो चल जाते हैं। मेरा वो सिक्का चल गया, लेकिन आज मैं वक्त के साथ मैला हो गया हूं। आज मेरा वो सिक्का नहीं चल पाएगा, लेकिन एक लेखक को कोशिश करनी चाहिए कि वो उस मासूमियत को, उस सहजता को बचा के रख सके, संभाल के रख सके। बहुत ज़रूरी है ये एक लेखक के लिए, मासूमियत और सहजता। जिस तरह की दुनिया मुझे रहने के लिए चाहिए थी, मुझे लगा रब से नहीं बन पाई। आपको भी जिस तरह की दुनिया रहने के लिए चाहिए वो रब नहीं बना सका। मुझे लगा रब क्या चीज़ है, मैं बना सकता हूं, और मैं लिखने लग गया। मैंने अपने लिए नई दुनिया बनाई, लेकिन मैं खुदा से कुछ थोड़ा इस तरफ रह गया। मैं अपने पात्रों को जान नहीं दे पाया, सांस नहीं दे पाया। ये कमी एक लेखक और एक रब के बीच में रह गई। मैं अपने बात को छोटा कर रहा हूं, मैंने जेब से कागज नहीं निकाले, इसीलिए मन की मिट्टी में कब कोई बीज आ गिरता है नहीं पता चलता, और वो बीज चुपचाप पड़ा रहता है अनायास। उसके चारों तरफ खाद जैसा कुछ कल्पना की बातें, कुछ नई घटनाएं, कुछ अच्छे वाक्य, कुछ विचार जुड़ते रहते हैं। अचानक एक दिन वो अंकुरित हो उठता है, वो बीज पौधा बन जाता है। वो नई दुनिया के जन्म का वक्त होता है, नई कहानी के जन्म का वक्त होता है मेरे लिए। उस टाइम मैं जल्दी जल्दी लिखने लगता हूँ, और विचार बड़ी तेज़ी से आते हैं। कई बार मैं लिखता लिखता पीछे रह जाता हूँ, विचार आगे निकल जाते हैं, झिलमिल भी हो जाते हैं। और जब मैं दोबारा पढ़ता हूँ अपने लिखे हुए को, मैं हैरान होता हूँ कि ये दुनिया कैसे बन गई, ये विचार कहाँ से आ गए। ये मुझे तो सिम सिम खुल जा का मंत्र मेरे पास तो नहीं था। बहुत सी बातें हैं क्रिएटिविटी में समझ नहीं आती। एक लगातार लिखते रहने से एक मंत्र मैंने भी सीख लिया। जादू की वो बात मैं आपको भी बताता हूं, बड़े काम आएगी, मेरे दोस्तों के काम भी आएगी। आप सब जानते हैं कि चूजा मुर्गी के अंडे में से जन्म लेता है। अंडे के अंधेरे में से चूजे ने बाहर आने के लिए सोचा। उसने टुक टुक की, उसने फिर टुक टुक की, उसने लगातार टुक टुक की। अंडा टूट गया और चूजा अंडे के बाहर आ गया। रोशनी में आ गया वो। उसने बड़े जोश और बड़े उत्साह से दूसरे चूजों को बताया जो उससे पहले अंडों से बाहर आए थे। वो कहता आज तो कमाल हो गया, आज नई बात का पता चला है। हमें टुक टुक करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं जिंदगी में लगातार टुक टुक करता रहा हूं। आज भी 83 ईयर्स का, 83 साल का हो गया हूं। आज भी मैं टुक टुक कर रहा हूं, और देखो कुछ ना कुछ हो गया। आज मैं भारतीय भाषा परिषद के मंच पे यहाँ खड़ा हूँ, कुसुम जी भी मेरे नज़दीक बैठी हुई हैं।
तो टुक टुक करते रहने से कुछ ना कुछ हो जाता है। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत खूब। शिष्टता, संभाव, आत्मीयता और निरंतरता से भरा यह व्याख्यान हम सबको समृद्ध कर गया। अब मैं अध्यक्ष वक्तव्य के लिए भारतीय भाषा परिषद के निदेशक और हमारे समय के एक ऐसे आलोचक चिंतक को आमंत्रित करना चाहूँगा जो वर्तमान सभ्यता के भीतर जो संकटें हैं उनको वो चिन्हित भी करते हैं और उनसे मुक्ति का पथ भी दिखलाते हैं। तो आदरणीय शंभुनाथ जी का हार्दिक स्वागत है। मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय और बंधु साहित्यकारगण और मित्रों, आज का दिन भारतीय भाषा परिषद के लिए एक बड़ा ही गौरव का दिन होता है। दरअसल कोई भी पुरस्कार समारोह एक तरह से कृतज्ञता ज्ञापन का समारोह होता है। कृतज्ञता ज्ञापन हम करते हैं और ये सम्मान जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं मूर्धन्य साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार और नई पीढ़ी के जो नक्षत्र हैं, उनकी साहित्य साधना और रचनात्मकता के प्रति अटूट आस्था का सम्मान है। सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे बड़ा खतरा है ये कि हमारा जो पूरा का पूरा समय है वह जीवन विरोधी और रचना विरोधी समय होता जा रहा है। और रचनात्मकता कि जो दो बड़े शत्रु हैं वो हैं या एक यांत्रिकता और दूसरी कट्टरता। चूंकि रचनात्मकता के दो बड़े शत्रु हैं यांत्रिकता और कट्टरता, इसलिए रचनात्मकता भी इन दोनों की बहुत बड़ी शत्रु है। हम यहाँ ये जो पुरस्कार समारोह है वो इसलिए है कि इन साहित्यकारों का हमारे समाज पर बहुत बड़ा सांस्कृतिक ऋण है, हमारी भाषा पर सांस्कृतिक ऋण है। एक तरह से ये जो समारोह है, ये जो आप सबकी उपस्थिति है और ये जो आप सबकी करतल ध्वनियां हैं, वह उस ऋण से मुक्त होने की छोटी सी कोशिश है। एक बंगाल की घटना है, वास्तविक घटना है। एक कक्षा 3 के विद्यार्थियों से पूछा गया, अध्यापक ने पूछा, भाई तुम लोग बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तो किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर होना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर होना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मैं शिक्षक होना चाहता हूं। एक विद्यार्थी ने कहा पूछने पर कि तुम क्या बनोगे बड़ा होकर, तो उसने कहा कि मैं बोका होना चाहता हूं, बुद्धू होना चाहता हूं। ये क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोका होना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं बोका इसलिए होना चाहता हूं ताकि बड़ा होकर के किसी को ठग नहीं सकूं मैं। तो ये समय है हमारा। दरअसल जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, आज से नहीं सैकड़ों साल से यह है कि वे अपने चेतन होने का दंड भोगते हैं। और आज जब हम ये सम्मान कर रहे हैं इन सारे लेखकों का जो
हमारी वरिष्ठ पीढ़ी के हैं और हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं। तो इनका सम्मान करते हुए हम बहुत गौरव का बोध करते हैं। एक मुख्य बात यह है कि जो हम जिसे भारतीय साहित्य कहते हैं वो भारतीय भाषाओं का साहित्य है। मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये भारतीय भाषाओं का साहित्य है। तो जो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों का जब हम सम्मान करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी जसबीर खुल्लर जी का किया, एम मुकुंदन जी का किया, राजा वल्लभ त्रिपाठी जी का किया, या भगवान दास मोरवाल जी का किया, या हमारी नई पीढ़ी से आरिफ राजा हैं कन्नड़ के, तेलुगु से जगदाले हैं, मैथिली से गुंजन श्री हैं, या हिंदी से जसिंता केरकेट्टा हैं, इनका जो सम्मान किया, तो ये भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों का सम्मान तो है ही, ये है भारतीय भाषाओं के साहित्य में जो विविधता में अखंडता है, उस अखंडता का भी सम्मान है। देखिए, साहित्य उन लोगों का औजार है जो हार रहे हैं पर हार मानने के लिए तैयार नहीं। हार मानने के लिए, और जाहिर है कि ये जो आज की उपस्थिति है, हमारे इन मूर्धन्य साहित्यकारों की उपस्थिति से हमारे सभागार में उपस्थित इतने सारे जो लोग हैं, मैं तो आसान्वित हूँ, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप सब यहाँ आए, तो आप सबकी उपस्थिति जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन साहित्यकारों की उपस्थिति से हम सब का इस हॉल में बैठे हुए सभी पाठकों का, साहित्य प्रेमियों का साहित्य में जो अटूट विश्वास है वो आज अधिक दृढ़ होता है इनको देख कर। तो इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करिए, फिर मैं भी एक लाइन बोलूं। ठीक है, आप तो बहुत बोल चुकी हैं, थोड़ा नहीं, मैं तो एक लाइन बोलूंगी। मैं कहाँ बोली हूँ बहुत, सब आपका लिखा हुआ बोली हूँ। तो ये है कि मैं बहुत, अब हम सब कामना यही करते हैं, हमारे सारे सभागार में जो बैठे हुए लोग हैं, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम सब कामना करते हैं कि ये सारे लेखक निरंतर सृजनरत रहें और एक से बढ़कर एक बड़ी कृति भारत के लोगों को, दुनिया के पाठकों को दें, ताकि यांत्रिकता और कट्टरता के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे की बात कह भैया, आप जाएंगे नहीं? बहुत मन से चाय नाश्ता बनाया, चलिए खाइए सब। हाँ, मैं आप लोगों का धन्यवाद क्या दूँ। मैं एक अनुभूति से साझा करूँगी आज। मैं तो 20-30 सालों से रही हूँ इसमें। मुझे ऐसा लगता है जब ये हम सब भाषाओं के साहित्यकारों को सुनते हैं और उनको आदर करते हैं, उनसे आदर पाते हैं। मुझे कुंभ का बहुत शौक था। मैंने भारत के सारे कुंभ कई बार मैं गई हूँ और मुझे महसूस होता है जैसे हर बार मैंने कुंभ स्नान कर लिया है जब भारतीय भाषा परिषद में ये कार्यक्रम होता है। मुझे लगता है सारी सरस्वती नदी, सारी नदियाँ अपना अपना हमें देने आई है रस और हम धन्य हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कृपा कर आप लोग, नाश्ता यही बनाया गया है और आप लोग उसमें शक्कर उसमें कहते हैं कि अगर यूपी में आप हाथरस में जाएं तो शक्कर खाइए। तो Ugandan, you may not understand, but they will say in Mathura that a person who goes to go somewhere to eat, they will carry their own hatiya. तो ऐसे तो आ नहीं सकेगा। तो somebody asked
हाथ चले गए। अब मैं बोला बोल दी मैं। हाँ, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं घनश्याम शुक्ला जी से आग्रह करता हूँ। दे दो, दोगे के दोगे? सबको नमस्कार। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे कहा गया है और मैं सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राम कुमार जी मुखोपाध्याय का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो आज हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे और इतनी देर से हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके पश्चात हमारी अध्यक्षा श्रीमती कुसुम खेमानी जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने पूरे समय यहाँ पर हमारे साथ देके हमारा उत्साहवर्धन किया और प्रोग्राम को सफल बनाया। प्रोफेसर शंभुनाथ जी का विशेष धन्यवाद है, इन्होंने जो सारा अपना प्रोग्राम को सुंदर रूप से सजाया। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरदारनी अभिनंदन कौर जी का, जो आपके साथ आई हैं। सरदारनी जी आई है ना? हाँ जी, हाँ जी, उनका भी धन्यवाद दूंगा मैं कि आप इस उम्र में सरदार जसवीर सिंह जी को उनको साथ लेके हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बुलावे पे इनको लेके आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी का धन्यवाद तो है ही है। और उसके पश्चात मुकुंदन जी आप शायद अकेले आए हैं, उनकी धर्मपति नहीं आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बुलावे का सब आए आप। श्रीमती सुनीता मोरवाल जी, वो बैठी है यहाँ, ये मोरवाल जी के साथ आई है, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत विशेष। भगवान दास जी का धन्यवाद तो ही, मुझे पता लगा भगवान दास जी आप भी भिवानी से हैं, मैं भी भिवानी से ही हूँ भाई। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भिवानी की अच्छा। अब युवाओं के लिए संदीप जी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए बहुत चिंता करता रहा, देखता रहा कि आपकी ट्रेन आएगी नहीं, आपकी ट्रेन आएगी नहीं। मैंने सिक्योरिटी से 3 बार पूछा। गुंजन श्री आप तो खैर बहुत अच्छे हैं, वो लगता है ही। हरिफ राजा जी कल मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे। और ये फिर बहुत ही स्वीटी हमारी जसनीता करकेटा जी, सर्वप्रथम आप ही आई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, हमारे बुलावे पे आए। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिनका सहयोग, आर्थिक सहयोग हमें मिला है इस पुरस्कार को आयोजन करने के लिए, उनका विशेष धन्यवाद है। हर साल से कौन सा ले रहे हैं? किसका लिया? दे रहा हूँ। इसके बाद मैं देना चाहूँगा धन्यवाद हमारे परिषद की कार्यकारिणी समिति को, हमारे जो ये कार्यकर्ता हैं, विशेषकर सुशील जी और तारकनाथ राय जी। ये जो आप देख रहे हैं होर्डिंग, ये जो पोस्टर, ये तारकनाथ जी की बहुत मेहनत है इसके पीछे। और सुशील जी को मैं देख रहा था, ये कंप्यूटर में लगे रहते थे, इनविटेशन भेजना, ये करना। और बाकी हमारी जो टीम है भारतीय भाषा परिषद की, आपने देखा होगा कितनी लगन से ये लगे हुए हैं इस प्रोग्राम में। और अंत में आप सबका धन्यवाद तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में हमारे बुलावे पर नहीं आते तो हमारा प्रोग्राम कैसे सफल होता। तो मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद आप सबका। इसी तरह आप अपना सहयोग हमें देते रहे परिषद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार।